चलो थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ एक सवाल कराता हूं मैं आपको। एक बार रिवाइज कर लें, पिछले टर्न पर हमने क्या पढ़ा था। बोलिए सबसे पहले करंट, धारा, विद्युत धारा, सूत्र क्या था बोलो। I बराबर Q बाई टी या डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। चलो दूसरा बताओ सूत्र। अब इसी में जरूरत पड़े तो I बराबर Q को N लिख सकते हैं, N बाई टी क्वांटीकरण होता है, और N बाई टी ये कई बार निकालने के लिए आता है। तो N बाई टी जो होता है ना, ये होता है इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉन। N बाई टी क्या, इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने समय में, इकाई समय में, इकाई समय में, ठीक बात है। और क्या पढ़ा था बोलो। हमने तापीय चाल पढ़ी थी, वीटी कितनी होती है, 116 किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको कहते हैं 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। हमने श्रांति काल पढ़ा था, 10⁻, बोलो कितना, -14 सेकंड। हमने लैम्डा, माध्य मुक्त पथ, ये पढ़ा था, कितना था, 10⁻⁹ मीटर, ठीक बात है। और क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर बैटरी लगा दें तो बैटरी लगाने के बाद अनुगमन वेग का सूत्र था स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, और ई की जगह वी बाई एल भी लिख सकते हैं। तो वी टी बराबर इस स्मॉल ई वी टाउ अपॉन एम एल बन जाता था, ठीक बात है। एक और हमने सूत्र पढ़ा था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, एन ई ए वी डी, यही पढ़ा था। यहाँ से वी डी निकाल सकते हैं, अनुगमन वेग होता है, ये रख दिया जाए तो हमने देखा था कि V बराबर आई आर से तुलना करने पर R बराबर क्या आया था, प्रतिरोध, बोलो। R प्रतिरोध, माइक्रोस्कोपिक फार्मूला, ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, बिल्कुल सही है। इसमें से L अपॉन ए हटा दें तो फिर देखिएगा R बराबर m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ गुणा L अपॉन ए। तो इसको क्या बोलते थे, बोलो इसको क्या बोलते थे, रो, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते थे विशिष्ट प्रतिरोध, रो। तो R बराबर क्या बन गया, रो L अपॉन ए। ये क्या है, रो क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, क्या बोलते हैं उसको, विशिष्ट प्रतिरोध। ये करा दिया था क्या, अभी नहीं कराया, तो चलो इसके बाद लिखें। फिर यहाँ तक कर चुके थे मेरे ख्याल से, बस है ना, प्रतिरोध तक का निकल आया था। चलिए तो इसके बाद करते हैं, मतलब इतने आपको पिछले टर्न पर मैंने आपको समझाए थे, इतने फार्मूले। तो ये रोज के फार्मूले आप याद कर लिया करो, ठीक है ना, हर टर्न के फार्मूले आप बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और, मिटा दूं इसको। हमने देखा था कि प्रतिरोध का फार्मूला बना था, क्या बना था, R बराबर माइक्रोस्कोपिक ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। इसमें क्या होता है, R जो होता है ना, प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, देखो m पर भी, n पर भी, ई स्क्वायर पर भी, टाउ पर भी। ये 1 2 3 4, ये 4 बातें जो हैं वो तार के अंदर की बातें हैं। तार के अंदर का मतलब है तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई स्मॉल n, उस पर भी डिपेंड करेगा प्रतिरोध। जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं उनमें क्या होता है, वो श्रांति काल होता है, तो श्रांति काल पे भी निर्भर कर रहा है। m क्या है, द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स है। तो इसका मतलब m और e, ये दो तो फिक्स होंगे, m और e, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कभी नहीं बदलता और m नहीं बदलेगा।
ये स्मॉल n बदल सकता है और टाउ बदल सकता है। तो प्रतिरोध खासतौर से n और टाउ पे डिपेंड करता है। n का मतलब है प्रति आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हर पदार्थ में ये अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं, यानी 1 घन मीटर के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बाकी अन्य चालकों में थोड़े कम होते हैं, किसी में 10⁻28 हो सकते हैं, ठीक है। ये जो टाउ है, टाउ मतलब श्रांति काल, ये 2 इलेक्ट्रॉनों के टकराने का समय है। जब मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक बार टक्कर की, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय है। तो ये समय भी ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप कम है तो ये धीरे धीरे टकराएंगे। ताप बढ़ा दो तो ताप बढ़ा देंगे पदार्थ का, तो उसकी गतिज ऊर्जा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी गति करेंगे, तो आपस में फिर जल्दी जल्दी टकराएंगे, यानी समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टाउ और n पर ये प्रतिरोध निर्भर कर रहा है। तो बाकी प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पे भी करता है। तार की लंबाई ले लो, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लो। ये बाहर से ऑब्जर्व करने की बातें हैं। तो ये जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रो मतलब बड़े बड़े, और m/ne² टाउ ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब अंदर घुस गए, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, उनकी कहानी अगर बोलेंगे तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये जो मैक्रो अलग कर लो, माइक्रो अलग कर लो, तो R बराबर क्या हुआ, m/ne² टाउ, ये माइक्रोस्कोपिक हो गया, अलग कर लिए। तो बचा क्या अंदर, बाहर L/A। अगर पदार्थ बदल नहीं रहा है, ध्यान दीजिए, अगर सिल्वर है तो सिल्वर ही है। जैसे एक L लंबाई की सिल्वर का तार है, उसको हमने और एक्स्ट्रा एक लंबाई जोड़ दी तो 2L लंबाई का हो गया, या एक L लंबाई का और A क्षेत्रफल का तार था, उसको मोटा बना दिया, पिघला करके एक मोटा तार बना दिया। लेकिन हमने सिल्वर ही रखी, पदार्थ बदला नहीं। तो जब तक पदार्थ नहीं बदलेंगे तब तक ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये नहीं बदलेगा, क्योंकि पदार्थ पर ही तो निर्भर करेगा n और टाउ। ताप हम बदल नहीं रहे मान लो। तो इसका मतलब ये एक दिए गए पदार्थ के लिए नियत राशि है, और नियत राशि है तो इस नियत राशि को बोलते हैं रो। तो रो इंटू क्या हो गया, L/A। इस रो को बोलते हैं, क्या लिख देंगे, m/ne² कितना, टाउ, और इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध तो है लेकिन ये ऊंचे प्रकार का प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो प्रतिरोध है। विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई से इसको मतलब नहीं है, तार की ज्यामिति से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना किससे, तार के पदार्थ से। अगर पदार्थ बदलोगे तो ये बदलेगा, पदार्थ नहीं बदल रहे तो ये रो इतना ही रहेगा। कई बार घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है लेकिन कई बार बच्चे घूम जाते हैं। जैसे उसने कहा कि एक L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एक तार है, चांदी का तार है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, दे दिया। अब वो कहे इसकी तार की लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो बताओ अब विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, कितना होगा, उतना ही रहेगा। क्योंकि यहां आपने क्या नहीं बदला, यहां आपने पदार्थ नहीं बदला है, उसकी ज्यामिति बदल दी, और ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध देखो रो पे भी निर्भर कर रहा है और लंबाई और ए पे भी निर्भर कर रहा है। मतलब प्रतिरोध जो है तार के पदार्थ पे तो निर्भर करता ही है, लेकिन साथ साथ तार की ज्यामिति पे भी निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई पे भी निर्भर करता है, ये नहीं करता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का अगर मात्रक देखोगे ना, तो देखो यहां से अपन मात्रक निकाल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। रो बराबर क्या होता है, RA/L हो जाएगा, RA/L। R का मात्रक क्या होता है, ओम, ये ओम का चिन्ह है। A का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का होता है मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया, क्या आया, ओम मीटर। ओम मीटर ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, ये बात समझ आ गई।
ओम मीटर, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। अब क्या होता है, आगे अपन थोड़ा सा और देखेंगे इनको। एक होती है चालकत्व, चालकत्व अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है ना, ये प्रतिरोध का उल्टा है। यह है प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम है, उल्टा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा। जैसे इसको प्रकट करते हैं कैपिटल जी से, तो कैपिटल जी क्या हो गया, 1/r। इस कंडक्टेंस यानी चालकत्व का काम क्या है, प्रतिरोध का काम क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना, और इसका काम धारा की सहायता करना। ठीक है, यानी जितना चालकत्व ज्यादा होगा किसी पदार्थ का, उस पदार्थ में उतनी ही आसानी से धारा बहेगी। सिंपल बात है ना। तो जो रोकने का काम है वो प्रतिरोध का है, बहाने का काम किसका है, चालकत्व का है। इकाई इसका उल्टा कर दो, ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं मोहो, MHO। क्यों बोलते हैं मोहो, ओम की स्पेलिंग उल्टी कर दो, MHO। ठीक है, कुछ नहीं मिला तो इसकी इकाई ऐसी ही बना ली, ओम की उल्टी बना ली। हाँ ठीक है। एक और होता है जिसको कहते हैं, जैसे ये विशिष्ट प्रतिरोध का एक नाम और है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टिविटी। और विशिष्ट प्रतिरोध की अंग्रेजी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक यानी विशेष रेजिस्टेंस। अब इसका उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, ये होती है विशिष्ट चालकत्व, या इसको बोलते हैं चालकता। जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या और क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हो। ये किसका उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या हुआ, सिग्मा। सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसकी इकाई अगर ढूंढोगे तो ओम, इसकी क्या थी, देखो ओम मीटर थी, तो ओम को ऊपर ले जाओ, ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स प्रति, ये भी तो नीचे आएगा, ओम इनवर्स प्रति मीटर, ऐसा लिख सकते हो, ओम इनवर्स प्रति मीटर। या ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, मोहो, मोहो प्रति मीटर। अब एम से एम काट मत देना, नहीं तो हो जाएगा, वो अलग ही है, हो जाएगा। मोहो वो अलग स्पेलिंग है, और एम द्रव्यमान है। ऑनलाइन चल ही नहीं रही, नेट नहीं है, क्या करूं। वो रिकॉर्डिंग भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। पहले 4-5 साल पहले कौन सी रिकॉर्ड करते थे, तब भी तो पढ़ते थे, पर तब ज़्यादा पढ़ते थे। ऑनलाइन नहीं चल रही है आज, नेट वाले को बुलाया है, वो आज सही करेगा।
मैसेज आ रहे हैं क्या? किसी का आ रहा होगा जो उठ नहीं पाया होगा आज। बहाना चाहिए, सर बारिश हो रही है ना, अब तो बंद है। तो अब तेज कौन सी मूसलाधार होती है, कंटिन्यूस, है ना। 5 मिनट के लिए बारिश होती है, कहीं खड़े हो जाओ, लौट के आ जाओ, और भीग के भी आ गए तो क्या होगा? कौन से बन मट्टी के बने हैं कि पिघल जाएंगे, या पंखे में सूख जाएंगे बैठे बैठे। मिटा दूं? तो क्या क्या हो गया देखो। प्रतिरोध क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फार्मूला ml/ne² a टाउ। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उसमें L/A हटा दो, m/ne² टाउ। ठीक है। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा। और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता। चलो नेक्स्ट हेडिंग अपन देखते हैं। आप मिटाऊं इसको? प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? ठीक है। तो प्रतिरोध तो निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर, और साथ साथ ज्यामिति पर। और विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की नेचर यानी प्रकृति एवं ज्यामिति। ज्यामिति में क्या किया जाता है? लंबाई और क्षेत्रफल, इस पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर करता है? बोलो। केवल पदार्थ की नेचर, प्रकृति पर। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दोनों ही ताप पर निर्भर करते हैं। दोनों ही किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर भी निर्भर करते हैं। ताप पर कैसे निर्भर करते हैं उसको देखो। एक सूत्र होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध है R0, T डिग्री सेल्सियस पर उस पदार्थ का प्रतिरोध हो गया RT। ठीक है। तो हर पदार्थ का प्रतिरोध ताप के साथ अलग अलग तरीके से बदलेगा। बदलेगा कि नहीं? क्या सबका एक जैसे बदलेगा? हर पदार्थ का अलग अलग बदलेगा, क्योंकि नेचर अलग अलग होगी। तो ये डिसाइड होता है किसका कितना बदलेगा। एक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा। इससे, इसको क्या बोलते हैं?
प्रतिरोध ताप गुणांक। ये हर पदार्थ का अलग अलग होता है। इस यही डिसाइड करता है कि अगर आप किसी पदार्थ का ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध कितना चेंज होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है आर टी बराबर आर जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। ये सूत्र होता है। आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। आर जीरो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। और 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। और टी क्या है? ताप। टी क्या है? टी क्या है? ताप। ठीक है, तो इस सूत्र से डिसाइड होगा कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध कितना बदलेगा। टी समय नहीं है यहाँ पर, टी क्या है? ताप है। ध्यान देना, टी क्या है? ताप है, और वो भी डिग्री सेल्सियस में। ताप, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। समझ आ गई बात? अब ये अल्फा जो होता है ना, कभी तो पॉजिटिव हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, और अल्फा लगभग 0 भी होता है। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? मैंने बताया हर पदार्थ का अल्फा अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा, कभी 0 भी होगा। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। अल्फा नेगेटिव है तो उल्टा, ताप बढ़ाओ प्रतिरोध घटेगा। अल्फा 0 है तो ताप बढ़ाओ या कम करो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और घटाने पे क्या होगा? घटेगा। सीधी बात है। यानी प्रतिरोध जो है समानुपाती क्या हो गया? ताप। ताप बढ़ाओ तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप कम करो तो प्रतिरोध कम होगा। दूसरा, अल्फा नेगेटिव है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों, प्रतिरोध घटेगा। उल्टा होता है, बढ़ाने पे घटेगा। ठीक है, 0 पर, 0 है तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखते हैं किन पदार्थों में अल्फा पॉजिटिव होता है, किन में नेगेटिव होता है। तो देखिए, अगर चालक की बात करें, चालकों में अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब चालकों का प्रतिरोध बढ़ाने पर, चालकों का ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता ही है। चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, चालकों में अल्फा पॉजिटिव, यानी अच्छा क्यों बढ़ेगा कोई पूछे तो? आर बराबर होता क्या है? ml अपॉन Ne² A टाउ। ताप बढ़ाने पर ऐसा क्या हो जाता है अंदर कि प्रतिरोध बढ़ जाता है? बताओ। इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो बहुत तेजी से आपस में टकराने लगते हैं। तेजी से टकराएंगे तो क्या कम हो जाएगा? श्रांति काल, समय कम हो जाएगा। अगर धीमे धीमे टकरा रहे हैं तो समय ज़्यादा है, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो श्रांति काल कम होगा। यानी ये जो टाउ है ये कम हो जाता है। टाउ कम हुआ तो आर बढ़ गया। ठीक है, तो चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी ताप, इसकी अगर डिस्क्रिप्शन अपन समझें तो लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स का श्रांति काल टाउ कम हो जाता है। ठीक है, अतः आर बढ़ जाएगा।
और ऐसा ही विशिष्ट प्रतिरोध में भी होता है। अगर हम एक और पदार्थ लें, अर्धचालक, अर्धचालकों के लिए अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ाओ, ताप बढ़ाओ तो प्रतिरोध घटेगा, उल्टा होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। किसमें? अर्धचालकों में। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार 2022 में पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अर्धचालकों में क्या होता है? अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? प्रतिरोध बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, उल्टा होगा। क्यों? रीजन देखो, R बराबर क्या होता है? ml अपॉन Ne² 8 टाउ। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में भी टाउ कम होगा, होगा कि नहीं? टाउ कैसा होगा? कम होगा। तो टाउ कम होने से तो R बढ़ना चाहिए, जबकि तो हम यहां कह रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालकों में एक घटना और घटने लगती है, वो होती है ये N की। चालकों में तो N फिक्स है, लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है? ये अभी पूरे चालक बने नहीं है। क्यों नहीं बने? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? कम है चालकों की अपेक्षा। लेकिन ताप बढ़ा दो तो क्या होता है कि ये अर्धचालक से थोड़ा सा और अच्छे चालक बनने लगते हैं। क्यों बनने लगते हैं? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ेगी? ताप बढ़ाओगे तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटने के कारण कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। पहले नहीं थे, पहले कम इलेक्ट्रॉन थे मान लो, अब ताप बढ़ाया तो ठीक है, ये तो कम हुआ, इसके कारण थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन इस बढ़े हुए प्रतिरोध को अचानक से ये कम कर देता है। क्यों? क्योंकि n का मान इसमें अब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। n क्या है? इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ताप बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटने से इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? n बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो रो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक बढ़ती है, अधिक बढ़ती है, यानी n बढ़ गया तो R क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, R घट जाता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया था चालक और अर्धचालक का इस बार, कि चालकों में प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर हो गई बात? नहीं लिख पाए? लिख लो तो, ये तो अपने हाथ में है ना। पुराना बोर्ड होता तो फिर मैं कहता कि आप किसी और से उतार लो, लिख लो। मिटाऊं? एक होता है और पदार्थ आता है विद्युत अपघटय। क्या होता है?
इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, विद्युत अपघट है इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या कहानी है, इसमें भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, इसमें भी अर्धचालकों की तरह होता है। तो इसमें क्यों घटता है? इसमें इसलिए घटता है कि जो सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, उसमें आयंस बहते हैं, और जब आयंस बहते हैं ताप बढ़ाने पर एक तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और थोड़ी घनत्व कम हो जाता है, तो आसानी से वो बह जाते हैं, और आसानी से बहेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, यानी और चालक बन जाएगा। तो ये रीज़न है, यानी इसमें ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगा, प्रतिरोध घटता है। तो इनके लिए भी अल्फा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, उल्टा हो रहा है ना। एक होता है अलॉयज, मिश्र धातुएं, एक और पदार्थ है, कौन सी धातुएं, मिश्र धातुएं, अलॉयज, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं में ताप का विशेष प्रभाव नहीं होता, यानी इनके लिए अल्फा लगभग 0 होता है, होता तो है, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, मतलब अल्फा बराबर कहें तो कहें थोड़ा सा धनात्मक, थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन अप्रॉक्स 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ताप बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध नगण्य बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ आई बात? अल्फा थोड़ा सा पॉजिटिव का मतलब क्या है, ताप बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध बढ़ेगा तो, लेकिन ना के बराबर, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध नगण्य बढ़ता है, घटता तो है ही नहीं है किसी हालत में, बढ़ता भी है तो नगण्य बढ़ता है। अब इसीलिए जो प्रयोगशाला में विद्युत के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मीटर ब्रिज है, 12th में अगर गए हो लैब में तो मीटर सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, या विभव मापी है, इन सब में लंबे लंबे तार का उपयोग करते हैं। और जब तार का उपयोग करते हैं तो वो तार इस मिश्र धातु के ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जिससे कि इनके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि इसमें धारा जाएगी, धारा जाएगी तो ये तार गर्म होंगे, तार गर्म होंगे क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होता है। अब तार गर्म होंगे तो हो सकता है गर्म होने पर इनका प्रतिरोध बदल जाए। चालक तार अगर लगाया तो मान लो तार का ताप बढ़ गया तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो रीडिंग अलग आएगी। तो इसलिए रीडिंग पर प्रभाव ना पड़े ताप का, इसलिए अपन क्या करते हैं कि मिश्र धातुओं के तार उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिख लेना, इसमें लास्ट में मिटा दूँ उसको, यहाँ लिख लेना मीटर सेतु, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इन सब के। मीटर सेतु, विभव मापी, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, अंग्रेजी लिख देता हूं, बनाने में मिश्र धातु के तार उपयोग करते हैं। ठीक है, रीजन साफ है, क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने पर इनका ताप, इनके ताप पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। ठीक है।
तो ये कुछ कहानी हो गई प्रतिरोध की और प्रतिरोधकता की। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब सवालों पे आते हैं, कुछ रेडीमेड सवाल, ठीक है, बने बनाए सवाल, मतलब सीधे देखो और उत्तर लगाओ। सवाल नंबर 1, लिखो, यदि तार की लंबाई दुगनी एवं क्षेत्रफल, यदि लिखो तार की लंबाई दुगनी एवं क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तार की लंबाई दुगनी एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखो इस सवाल में, सवालों को देखो, मैं दूसरा सवाल बोलूंगा वो भी लगभग ऐसे ही लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब हम तार की लंबाई दुगनी कर रहे हैं और कुछ कहा नहीं गया है, इसका मतलब हम या तो नया तार ले रहे हैं जिसकी लंबाई दुगनी है, ठीक है, या उसी तार में हम क्या कर रहे हैं, उतनी ही लंबाई का तार जोड़ रहे हैं। लेकिन उसी तार में उतनी लंबाई का तार जोड़ोगे तो क्या नहीं बदलेगा? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई थोड़ी बदलेगी। तो इसका मतलब इसकी तुलना में नया तार लिया गया होगा जिसकी लंबाई इस तार की अपेक्षा कितनी है? दुगनी है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा है, मतलब पतला तार है। तो जब तार बदल दें, ठीक है, यानी द्रव्यमान बदल जाएगा, तो उस स्थिति में सीधे सीधे यही सूत्र जो हम पढ़े हैं वही लगता है, आर समानुपाती एल बाय ए। आर बराबर क्या था? रो एल अपॉन ए था ना, ये तो नियतांक है, तो आर समानुपाती क्या बन जाएगा? एल अपॉन ए, ये लगा लेंगे। तो अब हमें उसने कहा है नया प्रतिरोध निकालना है आर डैश। तो ऐसे सोचो, इसको करने का तरीका, सिंपल तरीके से करने का तरीका, ऐसे आर डैश लगा लो, लंबाई को कितना कर दिया है? 2 गुना, तो 2 लिख दो, नीचे बटे में ए है, तो क्षेत्रफल को क्या कर दिया? आधा, तो यहाँ आधा लिख दो। तो ये 2 चले जाते हैं ऊपर, कक्षा 3 का मैथमेटिक्स है, कितना हो गया? 4। 4 गुना, गुणा मतलब 4 गुना, किसका? पुराने प्रतिरोध का। उत्तर क्या आया? 4R। समझ आई बात? यानी कि अगर हम लंबाई को दुगना और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं तो प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा पुराने प्रतिरोध का, ठीक है। इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से पूछेंगे, लिखो, नोट कर लो इसको। यदि तार की लंबाई को, तार की लंबाई को क्या करें? खींचकर दुगना कर दें। तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दें, ठीक है। तो बताइए नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कितना? 4 गुना? बोलो कैसे? हाँ, 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आधा हो जाएगा,
हाँ, इसमें अब क्या करते हैं, देखो आर, अब तार की लंबाई को खींच के बढ़ा रहे हैं। जैसे ये तार था, पकड़ के खींच दिया, तो पकड़ के खींच दिया तार, तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई, कितनी हो गई, 2L हो गई लंबाई। पहले लंबाई कितनी थी, L। लेकिन ये जो मोटाई है ये तो घट गई, है ना, पतला हो गया ना तार। तो इस केस में क्या होते हैं, इसका द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, तो R बराबर ρL/A लगाओ, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ करो, इसका द्रव्यमान नहीं बदला है। जब द्रव्यमान नहीं बदला, जैसे ये मान लो आधा ग्राम का था, खींच दिया तो 1 ग्राम का हो जाएगा क्या, तार को खींचने पर ये उतना ही रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये बात समझ में आ गई। और जब घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो इसमें क्या करो, ऊपर नीचे ऐसा कुछ गुणा करो कि आयतन बन जाए और लंबाई प्रभावित हो ना। तो अपन लंबाई से ही गुणा भाग कर दें, तो A × L, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, यही तो आयतन होता है कि नहीं। अब आयतन होता है तो देखो द्रव्यमान बराबर क्या, ये घनत्व बराबर क्या होता है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर पदार्थ नहीं बदल रहा तो घनत्व नहीं बदल रहा। तार को खींचने पे m बदलता नहीं है, तो v बदलेगा क्या, v भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये AL नियत रहेगा, ये AL नियत है, रो भी नियत है, तो R समानुपाती क्या हो गया, L × L, L²। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये भी सही है कि चूंकि A × L यही आयतन होता है, ये नियत है, ये नियत है, तो L व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, क्षेत्रफल। यानी अगर लंबाई को दुगनी कर रहे हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या सवाल है आपके पास? सवाल है, एक कार्बन का ब्लॉक है, ऐसा एक ब्लॉक रहा होगा, ठीक है, और इस ब्लॉक में आयतन दिया है। प्रश्न क्या दिया आयतन, जरा पढ़ो, ऊपर लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे ही दिया है। तो बताओ किसको 50 लिखूं, जो लंबाई ज्यादा है इसको लिख देते हैं 50, और इसको लिख देते हैं 1, और ऊंचाई को कितना लिख दें, 1, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि वर्गाकार सतह कौन सी हैं, कौन सी होंगी वर्गाकार, 1 1 वाली, यानी ये वाली क्या होगी, वर्गाकार, ये तो हो गई वर्गाकार सतह। और आपसे पूछा जाए आयताकार सतह कौन सी है, तो ये नीचे वाली आयताकार होगी, ये वाली होगी क्या नहीं, जिसमें लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई है 1, और ऊपर वाली भी क्या होगी, ये भी आयताकार है, या फ्रंट और बैक की भी आयताकार है, एक ही बात है। तो सबसे पहले उसने प्रतिरोध किन पॉइंट के बीच में पूछा है, आयताकार, यानी इसके और इस पॉइंट के बीच में। तो इसका निकालना आपको आता है, आसान है, अभी देखा था। R बराबर क्या लिखेंगे, ρL, L क्या लिखेंगे, दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी लेंगे, दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, 1 है ना ये वाली, तो 1 सेंटीमीटर है, बदलो 10⁻⁻2 में, बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल, यानी ये वाले इसका क्षेत्रफल। बोलो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 1, दोनों सेंटीमीटर में है, तो इसका भी उसका ही बदलेगा, तो 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 इसका, -2 इसका। अब रो का मान लिख के अपन बस रख दो उत्तर। रो का मान कितना प्रश्न में दिया था, कितना, 3.5 10⁻⁻5, 3.5 10⁻⁻⁵
-5। देखो -4 ऊपर गया, +4 हो गया, +4 से -2 कट गया, 10 की घात प्लस का 2 आया, ठीक है, बटे 50। और सॉल्व कर लो। इधर देखो 3.5 को 35 लिख लो, बटे में फिर क्या हो जाएंगे 500 हो जाएंगे कि नहीं, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। 10 की घात -5 में से 2 चले गए तो -3 हुए कि नहीं, बोलो। और सॉल्व कर लो, 35 बटे 5 कर लो तो 5 7 कितने हो गए, ये 7 से कट गया। अब यहाँ 10 की घात प्लस के 2 हैं, प्लस के 2 ऊपर गए, माइनस के 2 गए और माइनस के 3 पहले से ही बैठे थे तो माइनस के 5 हो गए। यही उत्तर है। चलो अगला है, हाँ एक वर्गाकार का और रह गया, बोलो। इन दोनों की तरफ बोलो कितना आ रहा है, 17.5। चलो देख लेते हैं। आर बराबर रो कितना था बोलो, 3.5 10⁻⁻। एल लंबाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर, 10⁻2 बटे कितना। अब क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, ये वाला यानी 1 × 1 10⁻⁻4 कितना हो गया, 3.5 गुणा 50 -5 -2 कितने हो गए, -7 -4 ऊपर गए प्लस के 4, बोलो ठीक है। इन्हें गुणा करो और 10 की घात कितने हो गए, -7 में 4 गए -3, तो कितना आ गया 3.5 × 5 कर दो। अब इतना तो करो, 175 × 10⁻³ कितने -3, या तो इतना लिख दो या 1.75 लिख सकते हैं, तो 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है। 1.75 10⁻5 यही आ रहा है। कितना आ रहा है, ये कितने थे, ये कितने थे -3 और ये कितने थे 25 30 75, ठीक है। ये 175 हो गया ना, ये तो 175 × 10⁻⁻5, इसमें 100 इससे ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, ठीक है। तो -2 होगा, -2 होगा, -3 है ना, ये तो इधर कितना था -3 था, तो ये आ गया 1.75 10⁻2 आएगा। कितना आ गया 10⁻⁻, अरे ये कितने थे, अच्छा -3 है, ओहो -3, ठीक है, फिर -1 आएगा। ओ या फिर ऐसा लिखो ना, इसको पूरा क्यों लिख रहे हो, 0.175 लिख दो, ठीक है, ये कर सकते हैं। एक और सवाल लिखो, दो तार जो कि समान पदार्थ के बने हैं, दो तार जिनके जो कि क्या बने हैं, समान पदार्थ के बने हैं, दो तार जो कि समान पदार्थ के बने हैं। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 है। धाराओं का अनुपात 4:1 है।
धाराओं का अनुपात कितना है? 4:1 है। तो अनुगमन वेगों का अनुपात क्या होगा? अनुगमन वेगों का अनुपात क्या होगा? अनुगमन वेगों का अनुपात क्या होगा? बताओ। देखिए बड़ा आसान प्रश्न है। समान पदार्थ है, इसका मतलब क्या समान है? विशिष्ट प्रतिरोध समान है। ठीक है। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है? 1:2, यानी त्रिज्या को अपन लिख लें R1/R2 बराबर कितना हो गया? 1/2। और धारा का अनुपात कितना दिया है? I1/I2 कितना दिया है? 4:1। निकालना किसका अनुपात है? अनुगमन वेग का, यानी VD1/VD2 निकालना है। करो कोशिश, बताओ। सूत्र सबको मालूम है, क्या होता है? I बराबर NEA/VD लगा लो, बताओ। धारा बराबर NEA/VD करो। कितना? 16/1। VD बराबर, VD के लिए सॉल्व कर लो, I/NEA। देखो क्या नियत रहेगा? N और E नियत रहेंगे। I को बना रहने दो, A को क्या लिख सकते हैं? πr²। तो VD समानुपाती क्या हो गया? I/r², यही हो जाएगा। तो V1/V2 बराबर I1/I2 गुणा व्युत्क्रमानुपाती R² है, तो R2/R1 का होल स्क्वायर। बोलो I1/I2 कितना है? 4:1। R2/R1 कितना? उल्टा कर दो, 2/1 का स्क्वायर। कितना हो गया? 16:1। ठीक है, यही आ रहा है। एक और है, तीन तांबे के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात। 3 तांबे के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात। 3 तांबे के तारों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:3:5 है। द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, M1 अनुपात M2 अनुपात कितना? M3। 1:3:5 है। उनकी लंबाइयों का अनुपात L1 अनुपात L2 अनुपात क्या? L3। यह है 5:3:1, 5:3:1 है। तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? यानी ये पूछा है R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ये पूछा। पांच
9, चलो चेक करते हैं इसको। देखो प्रतिरोध का सूत्र होता है रो एल अपॉन कितना, ए, ठीक है। अब इसमें लंबाई तो मिल रही है, ठीक बात है, लेकिन हमें ये द्रव्यमान नहीं मिल रहा है इसमें। तो पहले द्रव्यमान बनाओ, कैसे बनेगा कि लंबाई डिस्टर्ब ना हो। लंबाई से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो, क्या कर लो, इस लंबाई से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो। तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, आयतन बन गया। और अपने को मालूम है घनत्व, घनत्व यानी डी, डी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ आयतन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे रो एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर बटे, इस आयतन की जगह पर क्या लिख दें, यहाँ से आयतन B बराबर ए एल होता है और आयतन बराबर क्या आ जाएगा इस सूत्र से, बोलो m बाय डी। तो यहाँ पर ए एल को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, m बाई डी लिख सकते हैं। m यहाँ ध्यान देना, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं है, ये तार का द्रव्यमान है। तो अब देखो तार का पदार्थ नहीं बदला तो रो और डी तो बदलेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ R समानुपाती एल स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, m, एल स्क्वायर बाई m। तो ये सूत्र लग जाएगा, ये पैटर्न होगा अनुपात का एल स्क्वायर बाई m। अब अपन R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकालते हैं, देखना कैसे निकालेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करना है, एल स्क्वायर बाई m। तो बताओ सबसे पहला एल स्क्वायर, एल कितना है 5 और बटे m, m कितना है 1, तो कितना आएगा ये एल का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 बटे 1, अनुपात लगा दो। R2 के लिए क्या आएगा, फिर से यही पैटर्न 3 बटे कितना, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 3 अनुपात। इधर फिर से इसके लिए L यानी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बटे 25, ठीक है, 5 5 5 ही तो आएगा रे। अब देखो इसको काट लो 3 से, 3 3 का 9। अब क्या होता है जब अनुपात अपन बनाते हैं ना तो नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ बटे में नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम लो इसका, इस तरीका होता है एलसीएम, इसका 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 1 1 5 का एलसीएम 5 आएगा। तो एलसीएम लेके सभी में गुणा कर दो तो नीचे का 5 खत्म हो जाएगा। तो इस 5 से गुणा करें, 25 का 5 में गुणा हुआ कितना हुआ 125, 3 का 5 में गुणा हुआ 15, इधर 1 का 5 में गुणा हुआ 5 बटे 5 कट गया 1। तो यही उत्तर है 125 अनुपात 15 अनुपात 1, ठीक है। जब अनुपात लिखते हैं तो नीचे भाग में कुछ नहीं हो, अगर भाग में आ रहा है तो उसका ले लो एलसीएम, और एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आ जाए उसका प्रत्येक में गुणा कर दो, ठीक है। एक और सवाल लिखो, हाइड्रोजन के बोहर मॉडल में, हाइड्रोजन के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात -11, इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर, 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर की त्रिज्या में, 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर की त्रिज्या में 2.2 गुणा 10 की घात 6, 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या की चाल से गति कर रहा है, की चाल से गति कर रहा है या चक्कर लगा रहा है, की चाल से चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चाल से चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण कितनी धारा बनेगी, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण कितनी
धारा बनेगी। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण कितनी धारा बनेगी? सुनो आप, हमने कहा था कि जब आवेश बहता है तो धारा बनती है। बहने का मतलब क्या है? गतिमान होना। बहने का मतलब क्या है? गतिमान होना, आवेश का गतिमान होना। तो जब आवेश गतिमान होगा, चाहे तार के अंदर हो या फ्री स्पेस में बिना तार के गतिमान हो, तो धारा तो बनेगी, पक्की बात है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए तब भी गतिमान है। तो आवेश जब गतिमान होगा धारा बनेगी। तो जब कोई भी आवेश सर्कल में घूमता है, आर त्रिज्या के वृत्त में कोई आवेश है Q, आवेशित कण है Q है, V वेग से गतिमान है और आर त्रिज्या है, तो अगर वेग V है तो कोणीय वेग ओमेगा होगा और इसकी आवृत्ति F होगी। F आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है, आवर्तकाल T होगा। तो प्रति गति में 4 पैरामीटर आते हैं। V चाल से चक्कर लगाना, ओमेगा क्या है? इसका कोणीय चाल, F क्या है? आवृत्ति, T क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय। F क्या है? आवर्तकाल का उल्टा, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, वो आवृत्ति है। ओमेगा 2 पाई से गुणा कर दो F में, तो ओमेगा कोणीय चाल हो जाती है। और V क्या है? वेग है, रेखीय वेग है। तो इसमें भी धारा बनेगी। तो वो धारा बनेगी, उसके लिए 4 सूत्र हैं। I बराबर होता है Q/T। पहला सूत्र तो ये बनेगा। आवेश में किससे भाग दे दो? आवर्तकाल से। तो हमारे पास धारा बन गई। एक सूत्र बनेगा Q/T को क्या कहते हैं? ये 1/T को क्या कहते हैं? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं कि नहीं? 1/T बराबर आवृत्ति। तो Q/F बन गया दूसरा सूत्र। एक सूत्र और है, देखिए F को क्या लिखते हैं? आप 11th वाली फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो आवृत्ति है F, ओमेगा बराबर होती है 2 पाई F, यानी कोणीय आवृत्ति बराबर 2 पाई F। तो F का मान कितना निकलेगा यहां से बताओ? Q और इंटू यहाँ F का मान निकलेगा ओमेगा बटे 2 पाई। तो Q ओमेगा बटे 2 पाई। एक सूत्र और आप पढ़ेंगे, V बराबर होता है R ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या निकलेगा? V/R। तो Q V अपॉन कितना निकला? 2 पाई R। ओमेगा की जगह V/R लिख दिया। तो ये 4 सूत्र बने, इसको बोलते हैं चक्रण धारा या चक्रीय धारा। चक्रीय धारा, चक्रीय धारा, साइक्लिक करंट निकालने के 4 सूत्र। अगर कोई आवेश साइकिल में, चक्कर लगा रहा है तो उसके कारण जो धारा बनेगी उसके ये 4 सूत्र हैं। ठीक है, चक्रीय धारा, चक्कर धारा। अब बताओ इस वाले सवाल में कौन सा लगेगा? ये लग जाएगा। वेग दिया है, त्रिज्या दी है, निकालना है। I बराबर क्या होगा बोलो? Q का मान कितना है? इलेक्ट्रॉन है, ये लग जाएगा QV अपॉन 2 पाई R। बोलो Q इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹। V बोलो कितने वेग से चक्कर लगा रहा है? 2.2 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड है, बटे 2 पाई। पाई मतलब 22/7 लिख दो। R का मान बोलो किस त्रिज्या में? 5 गुणा 10⁻⁻11, यही था ना? बस हल कर लो। 2 से तो ये काट ही दो, 0.8 हो गए। और देखना ये 2.2 से 22 कट जाएंगे, 10 बार कट जाएंगे।
7 चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8 गुणा 7/5। ये तो हो गया इन अंकों का हिसाब, 0.8 और ये 7 ऊपर गए गुणा 7/5। अब 10 की पावर का हिसाब और लगा लो, देखना कुछ छूट नहीं जाए। -19 और -11, -19 में से 11 घटा दो तो ये अपने बच गए कितने, माइनस के कितने 8 और -8 ऊपर और ऊपर प्लस के 6 भी हैं ये, तो माइनस के 2 बच गए। अब देखना माइनस के 2 ऊपर बचे 10 की घात और नीचे 10 भी है तो -3 कर देता हूं, देख लो एक आध छूट तो नहीं गया, यही है ना। अब इसको और हल कर लो, बस यही उत्तर है। हाँ ठीक है, या 1.1 लगभग 10 की घात -3, 1.1 मिली एम्पियर, तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 1.1 मिली एम्पियर।